इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम सैलरीज इम्पोर्टेंट प्रोविजंस यानी कि वेतन से आय के संबंध में आयकर अधिनियम में जो महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। वेतन से आय का प्रथम शीर्षक है। किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले नियोक्ता से जो भी पारिश्रमिक, चाहे वह मूल वेतन हो, मजदूरी हो, भत्ते हो, बोनस हो, कमीशन हो या भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं हो या वेतन के स्थान पर लाभ हो इत्यादि जो भी प्राप्त होता है उसे वेतन से आय शीर्षक में शामिल किया जाता है। आय की गणना की दृष्टि से कर्मचारी या प्रबंधक या लिपिक या चपरासी इनमें भेद नहीं किया गया। आयकर की दृष्टि से सारे एक समान होते हैं। उनको जो भी पारिश्रमिक उनके सेवाओं के बदले प्राप्त होता है उसे वेतन माना जाता है। ये इसमें नियोक्ता उनका कौन होगा, इसमें भी चाहे वो सरकार भी हो सकती है, स्थानीय सत्ता भी हो सकती है, निगम भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, निजी संस्था भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। यानी नियोक्ता भी चाहे कोई भी हो, इस किसी भी नियोक्ता से किसी भी कर्मचारी को जो भी उसकी सेवाओं के बदले पारिश्रमिक मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में मिल रहा है, उसको वेतन से आय इनकम फ्रॉम सैलरीज में शामिल किया जाता है। अब हम वेतन से आय के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन करेंगे जिसके आधार पर वेतन से आय की गणना की जाती है। सबसे पहले ये देखना है कि किसी भी कर्मचारी को यानी किसी आय को वेतन शीर्षक में सम्मिलित करने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो है नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध। यदि भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता दोनों में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है तो उसे वेतन शीर्षक की आय मानेंगे, और यदि इनमें दोनों में आपस में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको वेतन शीर्षक की आय नहीं मानेंगे। जैसे उदाहरण के लिए लें कि एक साझेदारी फर्म से जो वेतन प्राप्त होता है, चूंकि साझेदारी फर्म और साझेदार के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, इसलिए उसे वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं करेंगे बल्कि व्यापार और पैसे शीर्षक की आय में शामिल होगा। इसी प्रकार एक कंपनी का संचालक है, उसको अगर कंपनी से वेतन प्राप्त हो रहा है तो वह भी नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध न होने के कारण वेतन शीर्षक में शामिल न होकर अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल होता है। एक संसद का सदस्य और विधानसभा सदस्य जो एमएलए और एमपी होते हैं उनको भी मासिक वेतन प्राप्त होता है, किंतु वहां भी नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध विद्यमान नहीं होता। अतः उनको जो प्राप्त वेतन होता है वो वेतन शीर्षक में शामिल न करके अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल करते हैं। किंतु यदि प्रबंध संचालक का तो अपने वेतन में शामिल नहीं किया, किंतु यदि प्रबंध संचालक जो हो, कंपनी के मामले में प्रबंध संचालक हो और वो किसी अनुबंध के तहत कंपनी से वेतन प्राप्त करता है तो ऐसा वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। यानी कि उस अनुबंध के अनुसार उसको नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध मानते हुए वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी भी आय को वेतन शीर्षक में शामिल करने के लिए आय के भुगतानकर्ता और आय के प्राप्तकर्ता दोनों के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है उसमें एक कर्मचारी का एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। यानी कर्मचारी के नियोक्ता जरूरी नहीं है, देयर में बी मोर देन वन एम्प्लॉयर ऑफ एन एम्प्लॉई, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये इस प्रकार भी हो सकता है कि गत वर्ष में कुछ अवधि में एक नियोक्ता रहा हो और कुछ अवधि में दूसरा रहा हो और कुछ अवधि में तीसरा भी रहा हो। मतलब गत वर्ष के दौरान उसने बार बार एक जगह से दूसरी जगह उसके नियोक्ता उसने अपने नियोक्ता चेंज किए हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसका पूरा सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। इसके अलावा व्यक्ति कर्मचारी या श्रमिक जो भी है वह किसी एक नियोक्ता के यहाँ फुल टाइम काम करता हो और बाकी नियोक्ताओं के यहाँ पार्ट टाइम भी काम कर सकता है, या वह सभी नियोक्ताओं के यहाँ पार्ट टाइम काम कर सकता है,
तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी की नियोक्ता एक से अधिक हो सकते हैं, पर सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। इसके बाद है सेवा कार्य के अलावा अन्य कार्य का पारिश्रमिक। यदि किसी कर्मचारी को जो उसका मूल सेवा कार्य है उसके अलावा अन्य कोई कार्य वह नियोक्ता के लिए करता है और नियोक्ता उसका पारिश्रमिक देता है तो उसे भी वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए लें कि विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर है, विश्वविद्यालय में एक कार्यरत एक प्रोफेसर है, वो टीचिंग का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है और उसको उसके बदले में वेतन प्राप्त होता है। वही जो प्रोफेसर है वो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए एक परीक्षक का काम यानी कि पेपर सेट करना, कॉपियां चेक करना, वो जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उनको जांचने का काम भी करता है। तो ऐसी स्थिति में पेपर परीक्षा से संबंधित जो कार्य है या अन्य कोई इस तरह का कार्य है जो उसके नियोक्ता विश्वविद्यालय ने उसको दिया है और उनके बदले में कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक भी उसको दिया गया है तो उसे भी वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें कर दायित्व का आधार, बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम, यानी कि इनकम किस आधार पर वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी। तो यहाँ सामान्य सी बात है कि वेतन शीर्षक की आय या तो अर्जित आधार पे, अर्जित का मतलब है उस वेतन को उस कर्मचारी ने कमा लिया हो, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो। दूसरा, यदि किसी कर्मचारी ने वेतन तो नहीं कमाया किंतु उसने प्राप्त कर लिया, प्राप्त कैसे कर लिया, या तो एडवांस में प्राप्त कर लिया या बकाया वेतन प्राप्त कर लिया। तो वो अगर पहले बकाया वेतन प्राप्त किया है तो बकाया वेतन प्राप्त किया तो पहले अगर उस वेतन पे कर नहीं लगा तो अब उस पर वो वेतन शीर्षक की आय में शामिल होगी। इसी प्रकार कोई कर्मचारी एडवांस में वेतन ले लेता है आगे की जिसकी सेवाएं अभी देना बाकी है तो उस अवधि का वेतन भी प्राप्ति के आधार पर कर योग्य वेतन शीर्षक में की आय में शामिल करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये है कि वेतन या तो उपार्जित और रिसीव दोनों हो, या ऐसा वेतन जो बकाया वेतन के रूप में हो और उस पर पहले कर नहीं लगाया हो और गत वर्ष में प्राप्त किया हो तो उसको भी वेतन में शामिल करेंगे। ऐसा वेतन जो भविष्य में उसको अर्जित करना है यानी एडवांस के रूप में उसने प्राप्त कर लिया है तो उसको भी वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। कोई पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है इत्यादि, ये अपनी सेवाओं के बदले ग्राहकों से पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, मतलब फीस लेते हैं। तो ऐसी आय चूंकि वो अपने ग्राहकों से प्राप्त करते हैं और ग्राहक उनके नियोक्ता नहीं है, पेशेवर व्यक्ति फीस के रूप में ग्राहक से पारिश्रमिक लेते हैं तो वहाँ कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में वो जो फीस प्राप्त की जाती है वह व्यवसाय और पैसे के लाभ शीर्षक में शामिल की जाती है। किंतु यही पेशेवर व्यक्ति अगर कर्मचारी के रूप में सेवाएं देकर नियोक्ता से पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं तो चूंकि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है उनके बीच में, इसलिए ऐसा प्राप्त पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय माना जाता है। जैसे एक डॉक्टर है, किसी अस्पताल में नौकरी कर रहा है, तो अस्पताल में नौकरी करने के बदले हॉस्पिटल में जो नौकरी कर रहा है तो उसके बदले जो वेतन प्राप्त कर रहा है वहां नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है, इसलिए वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। किंतु वही डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में अपने ग्राहकों से जो फीस ले रहा है, जो फीस प्राप्त करता है, वह व्यवसाय या पैसे की आय शीर्षक में शामिल करेंगे। इसके अलावा नियोक्ता के अलावा यदि अन्य व्यक्ति से कोई पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है, रेम्युनरेशन फ्रॉम पर्सन्स अदर देन एम्प्लॉयर, जिस प्रकार अपन ने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण लिया था कि जब विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर अगर विश्वविद्यालय से पारिश्रमिक या अन्य सेवाओं के विश्वविद्यालय से पारिश्रमिक प्राप्त करता है या अन्य कोई कार्य के बदले भी वेतन प्राप्त करता है, कोई शुल्क प्राप्त करता है या भुगतान प्राप्त करता है तो वो वेतन शीर्षक में शामिल करते हैं। किंतु नियोक्ता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से अगर ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है, यानी कि वही प्रोफेसर अगर जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षक के रूप में कार्य करने से जो प्राप्त करेगा वेतन, जो पारिश्रमिक प्राप्त करेगा वह वेतन शीर्षक में शामिल होगा। किंतु वही राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अगर किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे सीए इंस्टीट्यूट है या किसी दूसरी विश्वविद्यालय से
कोई परीक्षक के रूप में कार्य करके या अन्य कोई कार्य करके पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो वह सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा, वेतन शीर्षक में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार होटल का वेटर है, उसको टिप्स के रूप में जो आय प्राप्त होती है वो भी वेतन शीर्षक में शामिल नहीं होगी। ये जो इस तरह की आय होगी ये अन्य साधनों से आय या व्यवसाय अथवा पैसे की आय मानी जाती है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, यानी कि आयकर अधिनियम में वेतन शीर्षक में आय में शामिल करने के लिए चाहे वेतन मिला हो चाहे मजदूरी मिली हो मजदूरी के रूप में, क्योंकि जब शारीरिक परिश्रम के बदले जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसको मजदूरी मानते हैं, और जो मानसिक पारिश्रमिक यानी कि मिलता है उसको वेतन के रूप में मानते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है, दोनों में मौद्रिक भुगतान है, तो वो वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। यानी दोनों मदों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो वेतन के नाम से दें चाहे मजदूरी के नाम से दें, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाता। वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ और फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, यानी कि स्वेच्छा से वेतन त्यागना या छोड़ना। कोई कर्मचारी यदि अपने नियोक्ता से वेतन न लेकर उस वेतन का त्याग कर देता है या उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करता है, केवल कुछ वेतन त्याग कर देता है, छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में वेतन को ड्यू बेसिस पर मतलब वेतन को उपार्जित आधार पर उसे आय माना जाता है, और जो उसने उस वेतन का स्वेच्छा से जो त्याग किया या छोड़ दिया है उस त्याग को आय का उपयोग मानते हैं, यानी उस वेतन को उसकी आय मानते हुए उस पर वेतन से आय शीर्षक में शामिल करेंगे। इसका एक अपवाद भी है, यदि कोई व्यक्ति जनहित में पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार को वेतन का त्याग करता है तो वह करमुक्त होता है, यानी कि सरकार के फेवर में अगर वेतन छोड़ा जाए, जनहित में किसी व्यक्ति ने वेतन त्याग कर दिया तो वो करमुक्त होगा। अन्य सभी परिस्थितियों में वेतन को सरेंडर करना या फॉरगो करना, वह वेतन प्राप्त उसको ड्यू बेसिस पे कर योग्य होगा, वेतन शीर्षक की आय में शामिल होगा। इसी प्रकार कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को करमुक्त वेतन देता है, टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि उस वेतन पर कर नियोक्ता ने चुका दिया, क्योंकि किसी को भी करमुक्त वेतन देने का मतलब करमुक्त करने का अधिकार नहीं होता किसी भी नियोक्ता को। तो चूंकि उसको करमुक्त दे रहा है कर्मचारी को, मान लीजिए किसी कर्मचारी का 50,000 की सैलरी है, तो 50,000 की सैलरी उसको टैक्स फ्री देने का उसके नियोक्ता ने उससे अनुबंध किया है। तो ऐसी स्थिति में उस सैलरी प्रतिमाह 50,000 के हिसाब से जो भी टैक्स बनेगा वो नियोक्ता को चुकाना होगा, सरकार को तो टैक्स देना होगा वेतन शीर्षक में। तो फिर कर्मचारी के लिए जो उसका वेतन है वो प्लस नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आयकर, नियोक्ता को चूंकि आयकर चुकाना होगा, तो दोनों को जोड़कर उसको कर योग्य करेंगे वेतन शीर्षक में। यानी कि अगर टैक्स फ्री वेतन मिला है तो ऐसी स्थिति में वेतन प्लस नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आयकर दोनों को वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि वेतन किसी भी समयांतराल में प्राप्त हो सकता है। सैलरी में भी रिसीव्ड आफ्टर एनी टाइम इंटरवल, यानी कोई भी अंतराल हो सकता है। वेतन चाहे रोज का रोज मिले, दैनिक मिले, साप्ताहिक भी मिल सकता है, पाक्षिक भी हो सकता है, 15 दिन में मिल सकता है, मासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। कोई भी अवधि, कोई भी अंतराल हो सकता है। इसके संबंध में कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है कि वेतन ऐसे मिलना चाहिए, यानी अंतराल कुछ भी हो सकता है। नियोक्ता और कर्मचारी का आपस का संबंध है, तो किसी भी अंतराल पर वेतन को प्राप्त हो सकता है, उसको वेतन शीर्षक की आय में ही शामिल करेंगे। नियोक्ता द्वारा स्वैच्छिक भुगतान, कई बार क्या होता है कि जो कर्मचारी और नियोक्ता के मध्य जो अनुबंध होता है या जो कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, उनके अनुसार जो पेमेंट किया जाता है सामान्यतः उसको वेतन शीर्षक में शामिल करते हैं। किंतु कई बार नियोक्ता स्वैच्छिक भुगतान भी कर देता है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा भी दे देता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वह खुश होकर किसी कर्मचारी को एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है या सभी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है, वेतन के अलावा भी दे रहा है, स्वैच्छिक भुगतान दे रहा है,
तो वह भी वेतन शीर्षक में ही कर योग्य होगा, वह अतिरिक्त भुगतान भी वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। इसमें एक अपवाद जरूर है कि यदि नियोक्ता कर्मचारी को व्यक्तिगत भेंट देता है तो वह कर मुक्त मानी जाती है। व्यक्तिगत भेंट के रूप में अगर कर्मचारी को दे रहा है तो वह कर मुक्त। सामान्यतः ये देखा जाता है कि वेतन जो कर्मचारी को ड्यू बनता है उसमें से कुछ कटौतियां की जाती हैं, जैसे भविष्य निधि में अंशदान है, जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान है, आयकर के लिए कटौती है। इस तरह कटौती करके बची हुई राशि है वो वेतन के रूप में कर्मचारी को दी जाती है। तो इस प्रकार जो नियोक्ता ने कुछ कटौतियां कर ली वेतन की, मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 है, उसका भविष्य निधि में अंशदान, जीवन बीमा प्रीमियम, आयकर इत्यादि के रूप में उसने कुल 8,000 रुपए की कटौती कर दी और 42,000 रुपए का भुगतान कर्मचारी को किया है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि नियोक्ता ने जो कटौती की है ये कर्मचारी द्वारा आय का उपयोग मानेंगे, कर्मचारी द्वारा अपनी आय का उपयोग मानेंगे और वेतन शीर्षक में जो सकल राशि, जैसे इस उदाहरण में 50,000 रुपये होगी, तो सकल राशि जो वेतन की है उसी को वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यदि कोई सेवा समाप्ति के पश्चात किसी कर्मचारी को कोई भी भुगतान नियोक्ता से प्राप्त होता है या पेंशन के रूप में प्राप्त होता है तो उसे भी वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। भूतपूर्व नियोक्ता से कोई भी भुगतान या पेंशन जो प्राप्त होता है वो वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। यहाँ ये देखना जरूरी होगा कि यदि किसी भूतपूर्व नियोक्ता से व्यक्तिगत भेंट के रूप में अगर प्राप्त होता है तो वह कर मुक्त होगा, व्यक्तिगत भेंट के रूप में या उपहार स्वरूप प्राप्त होता है तो वो कर मुक्त होगा। अब अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो वेतन उपार्जित होने का स्थान कौन सा होगा। तो सामान्यतः वेतन उपार्जित होने का स्थान जहां कर्मचारी ने अपनी सेवाएं नियोक्ता को दी हैं वो उस स्थान को वेतन का उपार्जित होने का स्थान मानेंगे। भारत में अगर कोई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहा है तो वेतन के उपार्जित होने का स्थान भारत माना जाएगा, चाहे भुगतान भारत के बाहरी क्यों नहीं किया जाए। यानी कि उपार्जित होने का स्थान क्या मानेंगे, भारत मानेंगे। यहाँ भी एक अपवाद है कि भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को चुकाया गया वेतन भत्तों व अनुलाभों को छोड़कर भारत में उपार्जित माना जाता है, भले ही सेवाएं विदेश में दी गई हों। यानी कि भारतीय नागरिक और भारत सरकार द्वारा अगर वो विदेश में उसकी सेवाएं दी जा रही हैं तो उसका वेतन है वो भारत में उपार्जित मानेंगे, और भारत में उपार्जित मानेंगे तो भारत में उसकी वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे, किंतु इसमें भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं करेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में वेतन में शामिल की जाने वाली कुछ मदों का उल्लेख किया गया है, जिनको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। इसमें पहली वेजेज, एन्युटी और पेंशन, ग्रेच्युटी, एनी फीस, कमीशन, प्रिक्विटीज और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, यानी वेतन के बदले में लाभ, इन एडिशन टू एनी सैलरी, वेतन के अतिरिक्त कोई भी लाभ, एनी एडवांस सैलरी यानी कि अग्रिम वेतन, किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी में रहते हुए वो छुट्टियां उपभोग न करें तो उस अवधि का कोई भी भुगतान, छुट्टियां उपभोग न करने के बदले में कोई भी भुगतान, किसी कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि उस सीमा तक जो चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 6 के अंतर्गत देय है, हस्तांतरण शेष का कर योग्य अंश, केंद्रीय सरकार द्वारा नई कर्मचारी पेंशन योजना 2004 के अंतर्गत अंशदान, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि इत्यादि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे जो कंपनसेशन प्राप्त होता है वह है, अनुलाभ या सुविधाएं, कोई भी फैसिलिटीज दे रखी हैं, प्रिक्विटीज दे रखी हैं या पर्क्स दे रखे हैं तो वो भी वेतन शीर्षक में शामिल किए जाएंगे। इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से ये देखा कि वेतन में किन किन मदों को शामिल किया जाता है, वेतन में
किसी भी आय को वेतन शीर्षक में शामिल करने के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपन ने इस वीडियो के माध्यम से समझा है। धन्यवाद।